We now present you the fortnightly forecast, the fortnightly roundup. This time I couldn't do a weekly, so I thought it's better to do a combined 2-week roundup for you. You have been seeing all my options videos, you have been seeing my weekly roundup, and I got excellent reviews out over there. A lot of people are subscribing and want to ask about more and more news, more and more info, more and more power about charts. So ये आपके लिए हर बार मैं हाजिर हो जाता हूं, हर वीक, हर फोर्टनाइट आपके लिए एक राउंडअप लेके आ जाते हैं, जिससे आपका पावर, एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर, एक पर्सन हु इज फ्रॉम द फाइनेंस साइड, वेदर इट इज अ फंड मैनेजर, एन हाउसवाइफ, अ स्टूडेंट, हर एक के लिए ये चैनल है, ये यूट्यूब चैनल जो हमारा है टिकर टीवी यूट्यूब चैनल, ये आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, डाउनलोड करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, सो दैट आई रीच टू एवरीवन। हर एक को जरूरत है ये पावर की, जिसके लिए हम बोलते हैं ना, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं आ सकती। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये करिए। और ये चैनल हमने किस लिए आपके लिए बनाया है, ये लर्निंग किस लिए होती है, ये वीकली राउंडअप किस लिए होता है, जिससे आपका पावर बढ़े। आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं, तो आपको न्यूज मीडिया देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू आवर चैनल, जस्ट सब्सक्राइब टू दिस weekly roundup, fortnightly roundup that we do for you. It's a summary of all charts information about the world news, about the local news, about what's happening on the company side, on the economy side. A complete breakup. और ये देखा आपने last week. So this is a whole week which I wanted to talk about, the 2 weeks, 16th of September से लेके 28 of September. ये पूरा 2 हफ्ता काफी बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा एक न्यूज फैक्टर इस जोन में रहा, जहां पे मार्केट्स में बहुत बड़ी उथल पुथल रही। और आज जब अपन शूट कर रहे हैं, मार्केट्स इज इन द रेंज ऑफ अबाउट 11,400 450, ये जोन में चल रहा है मार्केट। तो बहुत क्लैरिटी है कि मार्केट ने एक नया हाई की तरफ कोशिश की, वहां सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट वापस नीचे आया। तो ये जो न्यूज फ्लो का स्ट्रक्चर है, न्यूज फ्लो के स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है मार्केट में। सो लेट मी गो थ्रू दिस राउंड अप फॉर यू। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि लेट मी एज वी नो एवरी टाइम, हम आपके लिए लोकल न्यूज, जैसे मेरा इंडेक्स आपको बताता है न्यूज, वेदर इट इज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इंडेक्स परफॉर्मेंस जो भी इंडियन और ग्लोबल है, जो भी हमारे टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर द लास्ट 2 वीक्स रहे हैं, एफआई और डीआई एक्टिविटीज, डेरिवेटिव्स मार्केट इंफॉर्मेशन, कमोडिटीज मार्केट इंफॉर्मेशन, करेंसी मार्केट इंफॉर्मेशन, चार्ट्स एंड फोरकास्टिंग, ये पूरा चीज, ये पूरा पैकेज आपको हमारे टिकर टीवी चैनल पे विद NIFM, that is the National Institute of Financial Market, where I am a director at Mumbai, and our NIFM team and the YouTube team of Ticker TV is a combined effort to give you a lot of knowledge and data so that you can make an informed decision. So ये 2 वीक में क्या रहा, क्या न्यूज रहा, क्या डोमेस्टिक इनफ्लो ऑफ न्यूज रहा, let me go through that for you. So you see this fiscal stimulus with the finance minister. ये एक बहुत बड़ा मूव था फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जहां पे उन्होंने एक फिस्कल स्टिमुलस दिया। और ये फिस्कल स्टिमुलस क्यों था? बिकॉज ये सोचा जा रहा था, इंडस्ट्री में ये बातें हो रही कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, स्लो डाउन आ रहा है, इंटरनेशनली वी आर गेटिंग अफेक्टेड, लोकली वी आर गेटिंग अफेक्टेड। सो ये अफेक्ट जो है कहीं हमारे मार्केट्स को लेके ना डूबे, वेयर वी शुड टेक a positive action somewhere. Instead of being a reactive economy, we should be a proactive economy. So ये proactive step गवर्नमेंट ने लिया कि जैसे ही लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जनरल पब्लिक ने आवाज उठानी चालू कर दी कि सर वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्लो डाउन आफ्टर द जीएसटी, आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन। काफी टाइम से ये लग रहा था कि इंडस्ट्री इज गोइंग साइडवेज, देयर इज नो न्यू प्रोडक्शन कमिंग इन, नो न्यू फैसिलिटी कमिंग इन। सो इस चीज को ओवरथ्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक फिस्कल स्टिमुलस लिया। ये फिस्कल स्टिमुलस क्या था? ये फिस्कल स्टिमुलस ये था कि जो कॉर्पोरेशंस है, यानी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनीज एंड अदर कॉर्पोरेट्स जो अपने हैं इंडिया में, इनको जो सबसे बड़ा चीज था कि टारगेट क्या था, टाइप ऑफ कंपनीज जो थे, कॉर्पोरेशंस सीकिंग एनी इंसेंटिव एग्जेम्पशन जो लेते हैं, उनके लिए 22% न्यू कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जो इफेक्टिव अर्लियर 30% था प्लस सरचार्ज था। तो आप ये इमेजिन करिए 33% से सीधा 22% पे आप आ जाते हो इफेक्टिव टैक्स रेट। उसके बाद आप एप्लीकेबल सेस से सरचार्ज ऐड करते हो तो 25% पे आते हो। सो 33 to 25 समथिंग लाइक 10% एक साथ में आपकी टैक्स में सेविंग्स होगी एट द कॉर्पोरेट लेवल। सो आपकी सीधी अर्निंग्स बढ़ जाती है, ईपीएस जिसको हम बोलते हैं ना, ईपीएस अर्निंग्स। सो आज मार्केट क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स।
जिसको बोलते हैं ना, आज प्राइस को, ईपीएस को प्राइस अर्निंग मल्टीप्लायर देते हैं तो आपको आज का मार्केट प्राइस मिलता है। ये आपको मालूम है, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट है। तो जब ईपीएस आपका ग्रो करेगा, ऑटोमेटिक वही प्राइस अर्निंग मल्टीप्लायर पे आई गेट अ न्यू हायर प्राइस। सो ऑटोमेटिकली मेरी अर्निंग्स में जो टैक्स के थ्रू सेविंग्स आने वाली है वो रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए हमने बोला कि 22% इफेक्टिव टैक्स रेट, जो कोई जमाने में आपके लिए 33-35 है, जो आप भर रहे हो, उससे आप सीधे इस पे आ जाओगे। सो ये जो सेविंग्स है ये इंपैक्ट करेगा। प्लस क्या हुआ, नो मैट पेएबल बाय दीज कंपनीज। सो ये सबसे बड़ा अदर बेनिफिट हुआ। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो लोगों को भरना पड़ता है 15% एंड अबव, वो भी देने की जरूरत नहीं है। सो ये कंपनीज को मैट भी एग्जेम्प्ट कर दिया, प्लस आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 25% पे लेके आ गए। सो ये बहुत बड़ा स्टेप है। एक बड़ा रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट के लिए होगा, पर एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्टिमुलस हो गया। सो ये बातें हो रही थी कि सर कहीं पे भी स्लो डाउन हो रहा है, न्यू प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, नए प्रोडक्शन कैपेसिटीज को लाना है। तो ये सब चीज करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। आई रियली कांग्रेचुलेट द फाइनेंस मिनिस्ट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग सच अ स्टेप, सो दैट एटलीस्ट दैट डोज, जिसको बोलते हैं ना, एक इंजेक्शन दिया स्टिमुलस का। सो वी नीडेड दैट स्टिमुलस। वर्ल्ड ओवर ये हो रहा है, हम क्यों नहीं करें? सो ये काम आज गवर्नमेंट ने किया है, एंड आई रियली थैंक देम। एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट वेंट अप लाइक एनीथिंग। 550 पॉइंट एक ही दिन में बढ़ गया। निफ्टी हैज गॉन अप बाय दैट, एंड यू कैन से अबाउट सिमिलर टाइप में अगर आपका सेंसेक्स बढ़ जाता है तो यू नो द टाइप ऑफ एडवांटेज दैट इट कैन हैपन, द एडवांटेज व्हिच कैन बी गिवन। कॉर्पोरेशंस क्या हुआ, जो इंसेंटिव्स या एग्जाम्पशन सीख करती है, ये था जो लोग सीख नहीं करते थे उनके लिए एडवांटेज हो गया। जो सीख कर रहे हैं उनके लिए अनचेंज एट 30%, उनके लिए वही टैक्स रेट रहेगा। मैट उनको रिड्यूस हुआ है टू 15%, अर्लियर 18.5% था। तो जो लोग इंसेंटिव्स लेते हैं गवर्नमेंट से, जो एग्जम्पशंस करते हैं, उनके लिए बेनिफिट नहीं चेंज किया, बट जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए उन्होंने 22% इफेक्टिव टैक्स रेट पे लेके आ गए। एंड थर्ड, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो नए प्लांट आएंगे और उसके लिए उन्होंने डेट दी है फ्रॉम ऑन और बिफोर अक्टूबर 2019, जिनका न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर। सो ये क्या बात हो रही है, गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि सब नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज आप लाइए, हम आपको ये बेनिफिट देते हैं। सो उनके लिए 15%, जो अर्लियर 25%, तो वहां पे भी सीधा 10% का बेनिफिट दे दिया। सो 25 to 15, और वहां पर ऊपर में वो जो आपका 33-34% था वो इफेक्टिवली 22 एंड इफेक्टिव हो गया 25%। सो ये बहुत बड़ा एक चेंज दे दिया फॉर कंपनीज विच आर टेकिंग एग्जाम्पशंस, फॉर कंपनीज विच आर नॉट सीकिंग एग्जाम्पशंस, एंड फॉर कंपनीज विच आर ओनली पेइंग मैट। सो तीनों के लिए, और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सबके लिए इंसेंटिव आया है। सो इट्स अ वेरी न्यू स्टेप। अब क्या सिनेरियो है, मैंने ग्लोबल व्यू दिया आपको। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स क्या चल रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी क्या चल रहा है। अगर आप देखते हो, कनाडा इज 26.5%, यूएस 27%, ब्राजील 34%, अगर आप फ्रांस देखते हो 31%, जर्मनी 30%, यूके 19%, इटली 24%, चाइना 25%, जापान 30%। सो सबकी रेंज अगर आप देखेंगे बिटवीन 20 से लेके 30-35% तक की रेंज है, पूरी 31% तक की रेंज है। एंड वी एट इंडिया आर एट 22, सो वी आर नाउ एट ए स्वीट स्पॉट, इंक्लूडिंग वी आर एट अ स्वीट स्पॉट इन द एशिया, बिकॉज एशिया में चाइना 25% पे है, जापान 30% पे है। सो एक्स जापान एशिया के अंदर में वी आर एट द स्वीटेस्ट स्पॉट 22%। सो आज जितनी नई कैपेसिटीज है वो आएगी। इंटरनेशनल कंपनीज अगर लोकली यहाँ आना चाहती है, नया मैन्युफैक्चरिंग डालना चाहती है, उनके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट, सो इट्स लाइक एक तीर दो निशान वाला मामला किया कि जहां पर हमने स्टिमुलस दे दिया लोकल कंपनीज को, प्लस इंटरनेशनली जो पैसा बाहर जा रहा था दूसरी कंपनीज के अंदर एफडीआई में, वो पैसा हम यहां मंगा रहे हैं हमारे यहां लोकली इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज हमारे यहां टैक्स रेट कम कर दिया। सो या इंटरनेशनली आप देख लोगे, यूएस, कनाडा, एवरीवेयर इट इज हायर टैक्स रेट कंपेयर टू इंडिया। सो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज दे दिया गया है। अदर बेनिफिट्स क्या हुआ, अदर अमेंडमेंट्स क्या आए इसी पर्टिकुलर जब स्टिमुलस पैकेज में आया। सो नो एनहांस सरचार्ज ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जो माल बिकता है, जो बेचते थे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनके लिए जो इंक्रीज सरचार्ज लग रहा था, वो इंक्रीज सरचार्ज उन्होंने वो बोल दिया कि यहां पे कोई नया सरचार्ज लगेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। तो इंक्रीज सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स विल नॉट अप्लाई टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए डेरिवेटिव्स
एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, दोनों पे जो इंक्रीज सरचार्ज लग रहा था वो अप्लाई नहीं होगा, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स के लिए। तो एक एफपीआईज के लिए यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमने बहुत बड़ा एक काम कर लिया जहां से इन्वेस्टमेंट आना चालू हो जाएगा। नो एनहांस सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन्स, इंक्रीज सरचार्ज शैल नॉट अप्लाई टू कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, लायबल टू एसटीटी और टू एनी इंडिविजुअल, उन केसेस में भी। सो नो एनहांस सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन्स। सो इवन अपने जो इंडिविजुअल्स है, एचयूएफ्स है एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये पूरे सभी के लिए एनहांस सरचार्ज कैपिटल गेन से तो बेसिकली फिलअप देना है। लोग इक्विटी मार्केट में आए, लोग कैपिटल फॉर्मेशन हो मार्केट में, लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे, लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करे, लोग प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, लोग सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, इसके लिए फिलअप दिया है। नो टैक्स ऑन बायबैक अनाउंस बिफोर जुलाई 5, सो नो टैक्स विल बी चार्ज ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज which have been announced before the buyback before July 5. सो अगर उसके पहले जिसने भी अनाउंस कर दिया है बायबैक, उस बायबैक केसेस में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो एक एग्जेम्पशन दे दिया है उनको भी। सेकेंडली, एक्सपेंशन ऑन सीएसआर स्पेंडिंग प्लान्स, जो सीएसआर के ऊपर बहुत बारे बातें हो रही थी कि सर अगर आप सीएसआर स्पेंड नहीं करते हो एक्शन लिया जाएगा, पुनिटिव एक्शंस होंगे, ये वो। तो अब उन्होंने एक्सपेंशन ऑन सीएसआर स्पेंडिंग कर दिया है, नए फील्ड में भी आप कर सकते हो। प्लान्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सीएसआर 2% स्पेंडिंग, फंड कैन बी स्पेंड ऑन इंक्यूबेटर्स, सो जो अपने स्टार्टअप्स है, जो इंक्यूबेटर्स है, उसके ऊपर भी आप फंड स्पेंड कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसीज जो कंट्रीब्यूट करती है, आईआईटीज या प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। सो की डिसीजंस क्या है जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर में, तो ये हो गया हमारा टैक्सेशन स्टिमुलस साइड पे, फिस्कल साइड पे। अदर पार्ट जो हुआ वो जीएसटी, एंड देयर वाज वन मोर एडवांटेज विच वाज पीपल वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जीएसटी साइड। तो ये जीएसटी में क्या क्या बेनिफिट्स मिले वो भी हम देख लेते हैं। चीयर फॉर हॉस्पिटैलिटी, सो लोअर टैक्स रेट एंड स्लैब रिजिग फॉर लोअर रूम टैरिफ। सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक बेनिफिट दिया गया कि आपका टैक्स कट कर दिया टू 5% ऑन आउटडोर केटरिंग। आउटडोर केटरिंग में लोअर टैक्स कर दिया, 5% पे लेके आ गए हैं। और लोअर टैक्स रेट एंड स्लैब रिजिग फॉर रूम टैरिफ, रूम टैरिफ में भी उन्होंने स्लैब रिजिग किया है, लोअर टैक्स रेट करवा दिया है। इजियर कंप्लायंस, जो स्मॉल टैक्स पेयर नीडंट फाइल रिटर्न्स, न्यू रिटर्न्स ओनली फ्रॉम नेक्स्ट फिस्कल ईयर। सो नए रिटर्न्स आपको नेक्स्ट फिस्कल ईयर से ही करना है। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जीएसटी के अंदर में, दिक्कत आ रही थी कि कंटिन्यूस क्वार्टरली टैक्स रिटर्न्स भरना है, मंथली टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है, ईयरली रिटर्न फाइल करने हैं, हाफ ईयरली करने हैं। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको पूरा मॉडल्स को स्टिमुलाइज करना चाहती है, उसको पूरा स्ट्रीमलाइन करना चाहती है, उसको एक बर्डन फ्री प्रोसेस करना चाहती है जिससे लोग जीएसटी कंप्लाई करें विदाउट गेटिंग द बर्डन ऑफ कंप्लायंस। सो ये इजियर कंप्लायंस इज व्हाट वन गवर्नमेंट इज लुकिंग एट। हायर टैक्स लोड, हायर टैक्स लोड में क्या हुआ है, कैफिनेटेड ब्यूरेजेस जो अट्रैक्ट 28% टैक्स प्लस 12% सेस, इनको कर दिया गया है। और रेल वैगन्स टू बी टैक्स एट 12% अप फ्रॉम 5%, इनमें बढ़ाया गया है। तो रेल वैगन्स और कैफिनेटेड ब्यूरेजेस। माइनर रिलीफ फॉर ऑटो, रिलीफ फॉर ऑटो क्या किया, लोअर सेस ऑफ 1 to 3% ऑन टॉप ऑफ 28% ऑफ टैक्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स कैरिंग अप टू 13 पीपल। सो ये जो लार्जर कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, लार्जर कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स, वहां पे कुछ रिलीफ दिया है। नो डिसीजन ऑन बिस्किट्स, बिस्किट्स पे अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। सो ये बहुत बड़ा एक जीएसटी में भी काम हुआ, जहां पर इस वीक में और लास्ट 2 वीक्स के अंदर में जीएसटी एंड फिस्कल स्टिमुलस दोनों पे अच्छा काम हुआ है। सो गवर्नमेंट का कहना एक है कि एक साथ में हम फिलअप देंगे तो यहां से मार्केट भी बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सेविंग्स भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एंड कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये एक बड़ा मेजर स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। सो अगर मैं आउटकम्स निकालूं तो अभी ये तो गवर्नमेंट की साइड से हुआ, हमारा आउटकम क्या है एज ए इन्वेस्टर, आपको कहां पे फायदा होगा, ये सबसे बड़ी चीज है। यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग टू टेक एन एडवांटेज, यू शुड नो अबाउट योर बेनिफिट्स, यू शुड नो हाउ टू मेक योर मनी आउट ऑफ द मार्केट्स। यही हमारा काम है ना, इस सीखो और सिखाओ सीरीज के अंदर हम यही बोलते हैं कि आप कैसे पैसा बना सकते हो। सो अपग्रेड ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स ईपीएस, तो जब टैक्स में सेविंग होती है तो कहां इसका बेनिफिट मिलता है, ईपीएस में। तो ईपीएस का ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 20 का 20 to 25% अपग्रेड हो गया। तो जो सेविंग्स आई उससे ईपीएस की जो रेंज है वो बढ़ गई अगेंस्ट करंट एस्टिमेट्स ऑफ 8 to 11%। और ये सीधा सीधा आपको फैक्टर इन हो गया प्राइस के अंदर में, मार्केट भी बढ़ गया उसके हिसाब से। सो ये जो है ना, कोई भी चीज जिसको बोलते हैं ना डिस्काउंटिंग,
सो मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर दिया इस मैटर को, और डिस्काउंट करके मार्केट ने भाव बढ़ा दिए, तो ऑटोमेटिकली 20-25% ये जो ईपीएस में ग्रोथ आने वाली है उसका जो करंट एस्टिमेट 8 से 11% का हम देखते हैं ना कि हर साल 8 से 11% का ग्रोथ आता है ईपीएस में, बट ये 20-25% क्यों होगा? क्योंकि 10% एडिशनल सेविंग्स आ गई टैक्स की। तो ये जो 8 से 11 में 10 ऐड कर दो तो आप यही 22-25% पे पहुंच जाते हो। सो ये एक हो गया वर्चुअस साइकिल ऑफ सरप्लस विद कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट, हायर डिसबर्समेंट, जॉब एंड डिमांड क्रिएशन एंड कंजम्पशन। सो साइकिल क्रिएट करना है कि वर्चुअस साइकिल ऑफ सरप्लस विद कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट, कि उनके पास पैसा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये जो टैक्स का पैसा बचा तो इन्वेस्टमेंट होगा, हायर डिसबर्समेंट होगा, जॉब होगा, डिमांड होगा, क्रिएशन होगा और कंजम्पशन होगा। सो ये साइकिल है पूरी कि पहले आपके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए पैसा, फिर हायर डिसबर्समेंट आप करेंगे, वो डिसबर्समेंट होने के बाद जॉब क्रिएट होगा, जॉब के बाद में डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि जो भी जॉब सीकर्स है उनके हाथ में पैसा होगा तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे और उसी के हिसाब से कंजम्पशन क्रिएट होगा। सो ये पूरा वर्चुअस साइकिल जो है ये एक स्टिमुलस आने से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। इंडियाज फिस्कल डेफिसिट लाइकली टू इंक्रीज बाय 40 to 50 बेसिस। सो ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब टैक्स रेवेन्यूज में इतना बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं, 50,000 1 लाख करोड़ का बेनिफिट अगर आप किसी को देंगे तो ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं डेफिसिट बढ़ जाएगा। सो ये 40-50 बेसिस पॉइंट का जो डेफिसिट बढ़ने वाला है फिस्कल डेफिसिट, तो ये देखने की बात है, ये एक चिंता की बात होगी गवर्नमेंट के लिए। उसके लिए कहीं ना कहीं डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट पीएसयूज का, कहीं ना कोई और एक मेजर्स लेने पड़ेंगे सो दैट दे कैन क्रिएट द रिसोर्सेज फॉर दिस पर्टिकुलर डेफिसिट, एंड गवर्नमेंट इज लाइकली टू टेक एन एग्रेसिव स्टांस और प्राइवेटाइजेशन ऑफ सम ऑफ द पीएसयूज। तो यही बात मैंने आपको बताई ना, गवर्नमेंट को डाइवेस्टमेंट करके पीएसयूज को डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई स्टैंड लेगा जहां पर एग्रेसिवली होके इनको बेचना पड़ेगा, डाइवेस्ट करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। सो बूस्ट टू एफडीआई, और ये जो हुआ इसके बूस्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये सब चीजों का फाइनली असर क्या हुआ कि जो फॉरेनर्स बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो समझो चाइना में पैसा जा रहा है या कहीं और जा रहा है, वियतनाम में जा रहा है, वो पैसा यहाँ आए, इंडिया में आए और एशिया एक्स जापान में हमारे पास में लोअर टैक्स रेट से लोग पैसा जमा करें। अब एग्रीकल्चर सेक्टर वाइज इंपैक्ट अगर देखूं तो ये मैंने बता दिया, ओवरऑल इकोनॉमिकल इंपैक्ट, ओवरऑल व्यू ऑन द डोमेस्टिक साइड इन टर्म्स ऑफ द न्यूज इन फिस्कल टर्म्स एंड जीएसटी टर्म्स। और अब मैं सेक्टर वाइज इंपैक्ट आपको बता रहा हूं कि सेक्टर वाइज क्या बेनिफिट हुआ। तो यही फायदा है हमारे वीकली और फोर्टनाइटली राउंड अप में कि आपको पूरी व्यू मिल जाती है, कहीं अलग अलग न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो बूस्ट टू फर्टिलाइजर कंपनी, सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इंपैक्ट हुआ, फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बूस्ट हो गई। सेकंड, बैंकिंग में क्या हुआ, सिनोमिनस टू अ साइजेबल रिकैप ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग ग्रोथ कैपेसिटी एंड लॉस एब्जॉर्बिंग बफर। सो बेसिकली बैंकिंग का जो रिकैप का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बैंकिंग में रिकैप होने वाला है। सो ये जो सिनोनिमस टू साइजेबल रिकैप ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग ग्रोथ कैपेसिटी एंड लॉस एब्जॉर्बिंग बफर, ये दोनों चीजें होगी। लॉस एब्जॉर्बिंग बफर बढ़ गया लोगों का, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इंक्रीज करवा दी, सो बैंकिंग में डायरेक्ट इंपैक्ट मिल गया, एग्री में डायरेक्ट इंपैक्ट मिल गया। ऑटो में भी बहुत टाइम से देयर इज अ लैकलस्टर डिमांड इन ऑटो, सो ऑटो को कैसे ऊपर लाना। सो अब ये बेनिफिट क्या हुआ, सो बेनिफिशियल फॉर ओईएम्स फॉलिंग फॉर हायर टैक्स ब्रैकेट। तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जैसे आपको मालूम है कि एक ऑटो में 3 से 4 हजार पार्ट लगते हैं, सो काफी ओईएम्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ये ओईएम्स का जो था ना, ये इनको हमको एक हायर जो फॉलिंग इन हायर टैक्स ब्रैकेट जो थे उनको लाइकली टू पास ऑन द बेनिफिट टू द एंड कंज्यूमर। तो ये जो 10% का बेनिफिट इनको मिलने वाला है, तो इसका फाइनल कंजम्पशन एंड कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट, उनकी कॉस्ट कम आएगी, तो वो जो कार बन रही है उसमें वो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसका फाइनल बेनिफिट एंड कस्टमर को पास ऑन हो जाएगा। सो ये ऑटो के लिए फिलअप दे दिया, बैंकिंग में दे दिया, एग्री में दे दिया, और आईटी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगेन वन सेक्टर जहां पे उन्होंने फिलअप दिया है। नो इंपैक्ट एज मोस्ट कंपनीज करेंटली पे इन द रेंज ऑफ 24 to 26%। तो उनके लिए वैसे भी 24-26% है, तो वहां पे कोई बड़ा इंपैक्ट हुआ नहीं, उनको कोई नेगेटिव बात है नहीं, दे आर स्टेबल एवरीवन नाउ। सो अगर अभी नॉन आईटी एंड आईटी हैज एक्चुअली बिकम ए पार, जिसको बोल सकते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग को आईटी के पार पे कर दिया। सो ये बहुत बड़ा एक स्टेप हो गया कि आज एक सबके लिए एट अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड बना दिया गया। कैपिटल गुड्स अगेन थ्रस्ट टू मेक इन इंडिया जो है इनिशिएटिव एंड टू प्रोवाइड इम्पेटस टू प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि वर्किंग कैपिटल मिल नहीं रहा था। जो वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता, अगर आप आज भी देखते हो कि एसएमईज के बाद में वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है,
एमएसएमईज के पास में वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, इवन लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है। सो ये जो थ्रस्ट होगा कि मेक इन इंडिया करो इनिशिएटिव एंड टू प्रोवाइड इम्पेटस टू प्राइवेट सेक्टर कैप, तो उन्होंने बोला कि भैया आप प्राइवेट सेक्टर को बोला आप कैपेसिटी लगाइए, आप लगाइए, हम आपको पैसा देंगे थ्रू बैंक्स, थ्रू लोन स्कीम्स। सो ये मूव करेंगे तो कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन एंड ईज ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उनके लिए बोल दिया कि आपके लिए हम ईज करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अगर आप कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन कर रहे हो तो ये हम करेंगे। तो थ्रस्ट टू मेक इन इंडिया किया है उसमें। सीमेंट सेक्टर के लिए क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट्स लाइकली टू फ्लो थ्रू ईवी ड्यू टू रिलेटिवली हायर फ्री कैश फ्लो। सो एंटरप्राइज वैल्यू के अंदर में बेनिफिट हो गया। सो बेनिफिट लाइकली टू फ्लो थ्रू द एंटरप्राइज वैल्यू, हाउ इट इज अनलाइकली टू स्टार्ट the capex cycle as the sector is currently extremely cautious regarding capacity additions due to demand constraints। अब आपको मालूम है कि सीमेंट में डिमांड कहां से आएगी? इधर इंफ्रा से आती है या रियल एस्टेट सेक्टर से। रियल एस्टेट सेक्टर डाउन है, इंफ्रा में लोगों को पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सो इंफ्रा में गवर्नमेंट जब तक नए प्रोजेक्ट्स लगाती नहीं है, सीमेंट में डिमांड आएगी नहीं। रियल एस्टेट में जब तक मार्केट बूस्ट नहीं होता है, जहां तक डिमांड साइकिल रियल एस्टेट में स्टार्ट नहीं होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, लोगों की वहां पे फंडिंग नहीं होती है, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वहां पर पूरा सेक्टर आज की तारीख में बहुत ही स्ट्रेस में है। तो जब तक वहां नहीं होगा, सीमेंट विल बी अ मेजर लूजर। सो बेनिफिट्स लाइकली टू फ्लो थ्रू द ईवी ड्यू टू द रिलेटिवली हायर फ्री कैश फ्लो। सो एंटरप्राइज को मिलेगा। हाउएवर इट इज अनलाइकली टू स्टार्ट द कैपेक्स साइकिल एज द सेक्टर इज करंटली एक्सट्रीमली कॉशियस। कॉशन है वहां पे लोग चाहते नहीं है कि आज की तारीख में कोई डिमांड के लिए हम अभी से कैपेसिटी बढ़ाए। सो ये थोड़ा सा कॉशन चल रहा है वहां पे, जब तक कैपेसिटी एडिशन तब तक नहीं होगा ओविंग टू डिमांड कंस्ट्रेंट। जैसे डिमांड आएगी सीमेंट में भी कैपेसिटी आएगी। कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ कि रिडक्शन इन टैक्स रेट वुड गिव कंपनी स्पेस टू कट प्राइसेस टू बूस्ट डिमांड। सो आज एक तरह से कंज्यूमर का फाइनल बेनिफिट, आप कंज्यूमर हो, मैं कंज्यूमर हूं। जब कंपनी में कोई स्टॉक, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे हिंदुस्तान लीवर का कोई प्रोडक्ट है जो आप यूज करते हो, मारिको का, डाबर का, किसी का भी आप कंज्यूम करते हो, वेदर इट्स अ वाइट गुड, वेदर इट इज एफएमसीजी गुड, जब आप यूज करते हो, जब आप कंज्यूम करते हो, वो उसकी कॉस्ट अगर आपको कम मिले, आपके हाथ में कुछ कम आए, तभी आपकी भी सेविंग होगी और वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। सो इट्स अ डबल। सो वहां पे जो कट हुआ है प्राइसेस टू बूस्ट डिमांड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज में ऑल्सो ऑप्ट फॉर हायर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिव सीजन। तो अब ये जो टैक्स की सेविंग है दो तरह से यूज हो पाएगी। एक डिमांड जनरेशन के लिए बाय स्पेंडिंग इट ऑन मार्केटिंग, ये जो फेस्टिव सीजन आया है, या प्राइस डिस्काउंटिंग, या थर्ड हो सकता है ये यूज किया जाए इन कैपेसिटी फॉर्मेशन बाय पुटिंग इट इनटू एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। सो ये 3-4 जगह से पैसा बनेगा कॉर्पोरेट्स के लिए और वही बेनिफिट हम कंज्यूमर्स को पास करेंगे। सो अगर मैं लास्ट पार्ट देखूं तो मेटल्स के लिए क्या बेनिफिट रहा? बेनिफिशियल फॉर द मोस्ट ऑफ द मेटल कंपनीज इन द करंट सिचुएशन, हाई लिवरेज है, हर एक का यही प्रॉब्लम। मेटल में प्रॉब्लम क्या है? चाइना में डिमांड नहीं है, इंटरनेशनल डिमांड स्लो डाउन है। सो मेटल में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द ह्यूज डेट दिस मेटल कंपनीज आर हैविंग, देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ सर्विस। सो ये जो सर्विस का कॉस्ट है तो हाई लिवरेज है, और सभी की बैलेंस शीट इंडिया में भी जितनी भी स्टील कंपनीज, आप टाटा स्टील देख लो, भूषण देख लो, आप जिंदाल स्टील देख लो, हर एक के अंदर में ह्यूज लिवरेज है। सो लिवरेज एंड इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल का जो प्रॉब्लम है उसके कारण वो लोग प्रॉब्लम में है बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ दीज metal companies, so likely to bring in fresh capex in the manufacturing sector boosting metal demand। so अगर ये impact benefit होगा तो ये कहीं ना कहीं metal companies में भी कहीं ना कहीं डिमांड आएगी, कहीं ना कहीं ये बूस्ट होगा। सो दिस इज व्हाट, अभी मैं नेगेटिव आउटकम इसके बारे में बात करूं, अभी तो पॉजिटिव ऑलवेज मैं बात करता हूं, बट एज ए इन्वेस्टर आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। सो हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम एट द चैनल इज वेरी क्लियर, एट द इंस्टीट्यूट इज वेरी क्लियर, कि हम लोगों को सिखाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, दोनों के इंपैक्ट क्या है और इससे आपके ऊपर में क्या असर होगा, ये आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। सो नेगेटिव आउटकम में क्या क्या है इसके अंदर में? हायर रिस्क ऑफ फिस्कल स्लिपेज। सो पहली बात तो गवर्नमेंट इतने सोप्स दे रही है तो कहीं ना कहीं डेफिसिट होता है ना, बोले एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। सो अभी ये जो लेने के लिए तो कुछ है नहीं, दे तो रहे हैं, तो लेने के लिए जब कुछ नहीं है तो कहां होगा? देयर विल बी सम होल व्हिच विल गेट क्रिएटेड। सो ये जो होल है ये क्या है? ये फिस्कल स्लिपेज है। सो टैक्स रेवेन्यू लॉस ऑफ 1.45 ट्रिलियन। तो ये जो 1.45 ट्रिलियन का जो लॉस है 1.5 लाख करोड़ का, इसको किस तरह से भरा जाएगा? फिस्कल डेफिसिट लाइकली टू एक्सीड अप टू 3.5%, 4% तक आपका फिस्कल डेफिसिट एक्सीड हो जाएगा। और नीड फॉर हायर थ्रस्ट टू डाइवेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। एक तो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट पीएसयूज है उनको डाइवेस्ट करना पड़ेगा,
प्लस जो नॉन डाइवेस्टेड है उनको प्राइवेटाइजेशन मोड पे लेके जाना पड़ेगा। इट कुड बी रेलवेज, इट कुड बी एयरलाइंस, जो भी है। तो हर एक में जहां पे भी डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ है, सो यू विल सी इन द नेक्स्ट 6 months स्टार्टिंग 1st of October till 31st of March lot of OFS coming in, offer for sale of government PSUs, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक कम करेगा और वो बेचेगा। तो ये सब की चीज क्या है, जो हायर रिस्क है आपका फिस्कल स्लिपेज का, उसको एड्रेस करने के लिए। तो टैक्स रेवेन्यू लॉस, फिस्कल डेफिसिट जो एक्सीड हो रहा है, और हायर थ्रस्ट टू डाइवेस्टमेंट, ये तीनों चीजें मेजर। तो इसको हम एक तरह से वॉच लिस्ट या नेगेटिव आउटलुक के ऊपर में बोल सकते हैं कि ये एक चीज होगी जो आपको देखनी पड़ेगी। इंपैक्ट ऑन बॉन्ड मार्केट क्या होगा? द नीड फॉर एक्सेस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई shall affect the 10-year bond yields to rise further. So आरबीआई से क्या कर रहे हैं, आरबीआई अभी बोरो करेगी क्योंकि अब पैसा है नहीं, आपने इतने सोप्स दे दिए, फिस्कल डेफिसिट आ गया। सो आरबीआई पे प्रेशर रहेगा कि आप एक्सेस बोरोइंग करिए मार्केट से। सो 10-year bond yields टू राइज फर्दर, क्योंकि जैसे ही आप नए बॉन्ड्स के लिए खरीदने जाएंगे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली 10-year bond की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। सो 10-year bond जो पहले वाले हैं उनकी यील्ड बढ़ जाएगी, भाव बढ़ जाएगा। तो भाव बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली देयर बी अ डिफरेंस ऑन द यील्ड। सो हेफ्टी फिस्कल स्टिमुलस फ्रॉम द गवर्नमेंट विल डिसुएड आरबीआई फ्रॉम एग्रेसिवली ट्रिमिंग द इंटरेस्ट रेट फर्दर। सो ये जो है कि हेफ्टी फिस्कल स्टिमुलस है जो गवर्नमेंट ने दिया है, विल डिसुएड आरबीआई फ्रॉम एग्रेसिवली ट्रिमिंग द इंटरेस्ट रेट फर्दर। हो सकता है आरबीआई का स्टैंड हो कि अब हो सकता है इन्फ्लेशन यहां से बढ़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सोप्स दिया है, तो इन्फ्लेशन एक पॉइंट होता है इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। सो अभी ये जो 4 तारीख को मीटिंग आ रही है आरबीआई की, उसमें इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं 4 अक्टूबर को, वी हैव टू सी दैट। सो वी आर शूटिंग वेल बिफोर दैट, सो वी विल हैव टू सी वेदर व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर। सो फिस्कल स्टिमुलस फ्रॉम द गवर्नमेंट विल डिसुएड आरबीआई एंड एग्रेसिवली ट्रिमिंग द इंटरेस्ट रेट्स फर्दर। तो ये देखना होगा कि वेदर इंटरेस्ट रेट्स यहां से कट कर पाएगी गवर्नमेंट, कितना उनके पास में रूम है, कितना आरबीआई के पास में रूम है, बिकॉज ऑफ दिस फिस्कल स्टिमुलस। सो इंपैक्ट ऑन बॉन्ड मार्केट इज गोइंग टू बी severe. So the need of excess borrowing from RBI shall affect the 10-year bond yields to rise further. So 10-year bond आपको ध्यान रखना है, और ये हम हर साल बताते हैं आपको 6, 6.5%, 7% का जो yield चल रहा है वो कहां तक जाएगा, we have to see that. So गवर्नमेंट का बोरोइंग प्लान क्या है? तो अब तो समझ में आ गया कि भैया ये सब चीज करनी है। तो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्लान क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फिस्कल प्लान एज पर बजट ऑफ जुलाई 2019 जो भी उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है, उसके अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि प्लान्स टू रेज 2.5 lakh crores in second half of financial year 2020. So 2,68,000 crore रुपया, 2.68 lakh crores in second half of financial year 2020 प्लान्स टू रेस करना है। तो ये रेस करना है क्योंकि आपको 1,45,000 करोड़ का तो सीधा सीधा आपका डेफिसिट आ रहा है, तो पैसा रेस कर पाएंगे तब जाके हम ये फिस्कल स्टिमुलस को इंपैक्ट को हम बेयर कर पाएंगे। सो ऑलरेडी रेस्ड 4.5 लाख 4.42 लाख करोड़ in the first half, that is 62% of the total financial year 2020 borrowing. So total financial year 2020 का borrowing का 4.42 लाख जो फिस्कल है 62% तो हमने of the total financial year 2020 borrowing, तो ऑलरेडी यहाँ पे 4.42 लाख रेस कर दिया है in the first half, which is 62% of the 2020 borrowing, and all borrowing in financial year 20 will be rupee denominated bonds. तो ये जो भी bonds होने वाले हैं rupee denominated होने वाले हैं। सो ये बहुत देखने की बात है कि FY20 के बॉन्ड्स है वो रुपी डिनोमिनेटेड है। गवर्नमेंट में सीक इंटरिम डिविडेंड और ₹30,000 करोड़ फ्रॉम आरबीआई टुवर्ड्स द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। सो हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड होते होते, दैट इज बाय मार्च 2020, गवर्नमेंट 30,000 करोड़ का इंटरिम डिविडेंड भी सीक कर सकती है आरबीआई से। सो ये एक है कि वो आरबीआई से डिविडेंड लेगी। ऑल बोरोइंग इन फाइनेंशियल ईयर 20 विल बी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। सो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में ही करना पड़ेगा। ऑलरेडी डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में अपने पास में बहुत सारे पहले ही आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर है, एंड बिकॉज ऑफ द रुपी टू डॉलर पैरिटी वी नो दैट डॉलर इज स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी शुड नॉट गो इनटू एनी अदर देन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। सो यही होगा, और प्लस जो रेज होगा 4.42 लाख करोड़, जो ये एक बात है। तो ये गवर्नमेंट का एक बोरोइंग प्लान बनाया हुआ है। ये प्लान को वेदर एग्जीक्यूट कर पाएगी आरबीआई और क्या इंपैक्ट आता है उसका ऑन बॉन्ड मार्केट, वी हैव टू सी। एंड आरबीआई का न्यू लिक्विडिटी फ्रेमवर्क क्या है? सो इसी बीच में आरबीआई ने अपना एक लिक्विडिटी फ्रेमवर्क बनाया कि कॉल मनी रेट विल रिमेन द टारगेट रेट। सो ये जो कॉल मनी रेट है विल रिमेन द टारगेट रेट। सो टारगेट रेट वही रहेगा जो कॉल मनी रेट है, ये उन्होंने बोला। सेकेंडली, एडेप्टेबल फ्रेमवर्क इफ फाइनेंशियल कंडीशंस वारंट अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी सरप्लस। सो हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे एडेप्टेबल इन फाइनेंशियल कंडीशंस वारंट अ सिचुएशन ऑफ
लिक्विडिटी सरप्लस, अगर लिक्विडिटी सरप्लस होगा तो हम अडेप्ट करेंगे, हम चेंज करेंगे। सेकंड, करंट प्रोविजन ऑफ एश्योर्ड लिक्विडिटी no longer necessary since the proposed liquidity framework would meet the system's liquidity needs। so ये करंट जो फ्रेमवर्क है, प्रॉब्लम है ऑफ एश्योर्ड लिक्विडिटी कि भाई लिक्विडिटी रहनी ही चाहिए मार्केट में। अभी आपने देखा पीएमसी बैंक का केस हुआ एंड फ्यू ऑफ द अदर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द मार्केट। सो ऑलवेज कोई ना कोई देयर इज दिस डिफॉल्ट ऑफ एनपीएस व्हिच वी कीप ऑन हियरिंग फ्रॉम वेरियस कॉर्पोरेट्स और बैंक्स आल्सो इन द कोऑपरेटिव सेक्टर आर इन स्ट्रेस। सो ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं टाइट करना पड़ेगा अपने आप को कि मॉनिटरिंग वे से, और अपने आप को मॉनिटर करने के लिए ये सब रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। So current provision of assured liquidity no longer necessary since the proposed liquidity framework would meet the system's liquidity needs. Liquidity framework should entirely meet the needs of the system. Separate provision of assured liquidity is no longer required, and build-up of a large deficit or surplus should be offset through open market operations, forex swaps, long-term आपके repo ऑपरेशंस एट मार्केट रेट्स। तो ये सब चीज़ें, सो एक आरबीआई ने एक लिक्विडिटी फ्रेमवर्क बनाया है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? एनबीएफसीज में प्रॉब्लम आ रही थी, कॉर्पोरेट्स को प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, इवन एयरलाइंस को लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, इवन रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का इशू था। तो काफ़ी मेटल कंपनीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लिक्विडिटी का इशू है। सो ये सब में जो लिक्विडिटी एड्रेस करने के लिए आरबीआई इज वेरी वेरी क्लियर दैट दे वांट टू मेक अ बोरोइंग प्लान, दे वांट टू मेक अ लिक्विडिटी प्लान। सो ये जो प्लान है ये पूरा इन्होंने बनाया है। मैंने भी इसको थोड़े से समरी टर्म में बताया है। ऑलवेज इट्स बेटर दैट टू रिफर टू द लार्जर एरियाज, बट एक छोटे में बता गया कि आरबीआई वर्क करना चालू कर दिया है, बिकॉज अगर आपके पास में कहीं ना कहीं डेफिसिट है तो यू हैव टू रिमूव इट। सो अब ये मैं लास्ट में, अभी डोमेस्टिक न्यूज़ पे काफ़ी बात होगी, लास्ट के इंटरनेशनल न्यूज़ पे आता हूँ। तो इंटरनेशनली क्या हुआ? सो ओईसीडी जो है वो रिड्यूस इट्स ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट टू 2.5%, 3% के अंदर में उन्होंने कर दिया, स्लोइंग फ्रॉम 3.5% जो ग्रोथ था, जो एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने मॉडरेट कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी बातें हो रही है कि देयर इज अ स्लम, देयर इज अ स्लो डाउन, देयर इज अ रिसेशन व्हिच इज हैपनिंग, इंक्लूडिंग द यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा अगर आपने देखा है रिसेंटली, तो डेटा में भी वहाँ पे रिडक्शन आया है, और उनकी जॉब ग्रोथ है, नॉन फार्म पेरोल डेटा पे भी देयर इज नो ग्रोथ व्हिच इज हैपनिंग। सो ये जो नॉन ग्रोथ का जो बात आ रही है, जो यूएस जो लास्ट इंपैक्ट कर रहा है, और वहाँ देख रहे हैं कि अब यूएस मार्केट्स भी नीचे आ रहे हैं, इंटरनेशनली यूके भी नीचे है, कैग भी नीचे है, डेक्स भी नीचे है। सो जब ये हाई पे टच करके सब नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो दिस इटसेल्फ शोज कि कहीं ना कहीं मार्केट इज गेटिंग टॉप्ड आउट, देयर इज अ स्लो डाउन विच इज गेटिंग अफेक्टेड। सो यही है कि जो ओईसीडी डेटा है वो ये बता रहा है कि रिकॉर्ड इन प्रीवियस ईयर्स प्रोटेक्शनिस्ट policies take an increasing toll on confidence and investment, and risk continue to mount on financial markets। so क्या हो रहा है कि financial markets में जो including internationally जो यूएस में भी bonds issuance हुए और बाकी सब जगह हुए हैं, तो ये दिखा जा रहा है कि यहाँ पे there is a protectionism which is coming in, people don't want to commit anything, none of the corporates are committing anything, even the government doesn't want to commit anything new। so ये एक there is a sort of a slowdown which is happening, so protectionism is coming in, confidence on investment is going down, and there is a continuous sort of watch on the financial markets. There is a risk which is mounting on the financial market. So with that in mind, you should be trading international markets, including the local markets. And we are not, so हम बोलते हैं ना, we are all linked, we are coupled, we are not decoupled, we are not delinked, we are all linked। So India में भी इसी का impact आएगा। So Federal Reserve cut interest rates by a quarter percentage point for the second time since July, as concerns grow about a potential global slowdown। so Fed जो है, US Fed ने भी अपना रेट क्वार्टर% से कट किया है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगा, इम्पेटस देना पड़ेगा इकोनॉमी को, तो दे आर कटिंग द रेट्स सो दैट, सो ये एक चीज़ें है। तो वहाँ पे रेट कट हो रहा है इंटरनेशनली, ऑब्वियसली व्हेनेवर रेट कट हैपेंस, ये होता है कि द मनी शुड फ्लाई बैक टू द एशियन इकोनॉमी जहाँ पर ग्रोथ है। सो ये चीज़ होगी तो वहाँ से पैसा यहाँ आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ बिट ऑफ लिक्विडिटी व्हिच इज कमिंग इनटू द इंडियन मार्केट्स। आपने देखा लास्ट जब फिलअप आया, जब ये न्यूज़ आई थी, 3,000 करोड़ डीआई ने इन्वेस्ट किया, 3,000 करोड़ एफआई ने इन्वेस्ट किया बैक टू बैक, एक दिन के बाद दूसरे दिन में एफआई का भी इन्वेस्टमेंट आया। तो ये बातें हो रही थी कि एफआई का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो दे ऑल्सो केम इन वंस द फिस्कल स्टिमुलस वाज अनाउंस्ड। सो ये बातें हैं, तो प्लस दिस इज बेटिंग एड by the rate cut that is happening at the Fed level। International news में the Bank of England left its monetary policy unchanged। उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। BOE जो बोलते हैं ना, BOE बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है यूके की बैंक है, उन्होंने कोई रेट में चेंज नहीं किया है। heightened uncertainty is October 31 डेडलाइन फॉर द यूकेज एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो वो लोग अभी ब्रेक्जिट जो बात हुई थी उसमें यूके का एग्जिट आने वाला है इन द होल ब्रेक्जिट फिनोमिनन। सो October 31 उसका डेडलाइन है, एंड वार्न दैट द ग्लोबल स्लो डाउन
एंड अ नो डील ब्रेक्सिट वुड हर्ट द इकोनॉमी सीवियरली. सो अगर वहां पे कोई डील नहीं होता है ब्रेक्सिट के अंदर में, तो ऑब्वियसली दिस यूके वंस इट गोज आउट ऑफ द सिस्टम, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी. सो ये बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं ये इट इज लूमिंग as a cloud on the whole UK, on the whole of Bank of England. So that's why यहाँ पर भी रेट चेंज नहीं किया. और यही जो मेजर थिंकिंग हो रही है कि वेदर ये इम्पैक्ट आएगा ब्रेक्सिट का कि नहीं. सो वी हैव टू सी दैट. एंड पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, अगेन चाइना इज वेरी बिग in Asia today, and it says that the 1-year lending rate at 4.2% compared to 4.25. उन्होंने सेट कर दिया अपना 1-year lending rate जो 4.25% था 4.20 पे किया है. 5-year lending rate was maintained at 4.85. सो उन्होंने भी एक तरह से नो चेंज स्टांस लिया है या एट द मैक्स रिड्यूस किया है. सो दे ऑल्सो आर थिंकिंग कि जब तक आप रिडक्शन नहीं लाएंगे 1-year रेट को तब तक ग्रोथ आएगा नहीं. सो बोथ बैंक ऑफ इंग्लैंड इधर दे आर अनचेंज और रिड्यूस्ड इंक्लूडिंग यूएस एंड इंक्लूडिंग चाइना. सो इंटरनेशनल न्यूज में बाकी ये बातें हैं जर्मनी के ऊपर में. प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी इन जर्मनी श्रिंक्स for the first time in 6.5 years. Services sector PMI at 41.4%, expectation of 43 going owing to manufacturing recession. USA manufacturing data weakest since 2016 but at 5-month high. Inflow of new business lowest since 2009. So US का डेटा अगर आप देखते हो तो मैन्युफैक्चरिंग डेटा वीकेस्ट है सिंस 2016 बट एट 5-month high. Okay, weakest at 5-month high, but inflow of new business lowest since 2009. So नया business कुछ हो नहीं रहा है, new business नहीं आ रहा है. For 13th round of negotiation between US and China to commence in next week. So अभी भी ये जो trade war चल रहा है between US and China, we don't know what is the final end on it. ये continuous round of negotiation चल रहे हैं. 13th round commence होने वाला है next week में. Brent crude prices generally decrease as US inventories rose by 2.4 million barrels last week. So Brent crude, because आपको मालूम है US अरामाको के ऊपर में उनकी जो सऊदी अरेबिया में जो ड्रोन अटैक हुआ था, तो ये जो ड्रोन अटैक होने के बाद their oil refineries 5% to 10% of their production was cut and now they are again restoring it. So ये restoration में वापस prices normalize हो रहे हैं. So crude prices generally decreased हुए and US inventories rose by 2.4 million barrels last week. So इन्वेंट्री बढ़ गई यूएस की तो उससे भी भाव घट गया, प्लस रिस्टोरेशन ऑफ अरामाको का जो हुआ उससे हो गया. तो 13 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बारे में बात की, यूएस मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बारे में बात हो गई. और प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी इन जर्मनी स्ट्रिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6.5 years. जर्मनी जिसको बोला जाता है कि भैया ये अपना मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब है, सभी इंडस्ट्रीज को वहीं से मशीनरी लानी पड़ती है, तो वहां पे अगर श्रिंकेज आ रहा है जो कि 6.5 years में हुआ है. सर्विस सेक्टर पीएमआई एट 41 वर्सेस एक्सपेक्टेशन 40 ओविंग टू मैन्युफैक्चरिंग रिसेशन. तो आप जब तक जर्मनी एक्शन में नहीं आएगा ना, आपको मालूम है जब तक नया लोगों के पास में प्लांट का ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज नो कैपेसिटी विच इज गेटिंग एक्सपेंडेड वर्ल्ड ओवर. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू सी. सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच. ये न्यूज साइट पे हुआ. वेट फॉर माई सेकंड पार्ट विच इज माई इंडेक्स परफॉर्मेंस.